Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। और हम इस चैप्टर का आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लैंड रिफॉर्म, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड्स में कई सारे चेंजेस किए, कई सारे एक्ट्स और कई सारे प्रोविजंस बनाए जिनसे हमारी एग्रीकल्चर को एक सुविधाजनक चीजें मिल पाए और लैंड में एक मेजर रिफॉर्म आ पाए, और उसी कंसेप्ट को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। यानी आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म को कंप्लीट करना। लेकिन मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हम लैंड रिफॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके दो क्लासेस होंगी, फर्स्ट फेज आज पढ़ाऊंगा, सेकंड फेज आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। इसके अंदर दो फेजेस हैं, ठीक है। चाहूं तो मैं एक क्लास में कंसोलिडेट कर सकता हूं, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी, समझने में दिक्कत आएगी, इस वजह से मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक हमारा है लैंड रिफॉर्म, जिसके लिए मैंने पहले से ही सारा ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है। ये है हमारा टॉपिक। आप जानते हो हमारे क्लास में पढ़ाने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले बेस बताते हैं, उसके बाद इस बुक से रीडिंग लगवाते हैं। वैसे हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज रमेश सिंह 12th एडिशन। कहीं भी आप जाओगे, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस, यूपीएससी, पीसीएससी, स्टेट लेवल के सब जगह जो इकोनॉमिक्स है वो इसी से रिलेटेड होती है। इसको पढ़ लेने के बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसके किस चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप आराम से उसे देखिए, कहीं बाहर से कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप करंट अफेयर चाहते हो तो हमने मोबाइल एप्लीकेशन पे एक सेपरेट कोर्स बनाया हुआ, उसमें एनरोलमेंट लेके करंट अफेयर या जो आपसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप उनको एनरोल करके उसका फायदा उठा सकते हो। चलिए बात करते हैं हम अपने पास लैंड रिफॉर्म्स की, कि लैंड रिफॉर्म क्या होता है। पहले दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, मतलब क्या होता है वो बाद में जानेंगे, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी पहले ये जानेंगे। देखो क्या है, कोई भी इकॉनमी जब डेवलप्ड होती है, ठीक है, चाहे आप किसी भी इकॉनमी की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, तो सबसे पहले हमें जो है अपना एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव करना होता है। क्योंकि जिस इकॉनमी का एग्रीकल्चर सेक्टर अपना इंप्रूव होता है वो इकॉनमी इंडस्ट्रियल सेक्टर को उतना ही अच्छा बना लेती है। इंडस्ट्रियल से सर्विस सेक्टर अपने आप पनप जाता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं एक चिप्स की कंपनी खोलूंगा और चिप्स की कंपनी का नाम है पापा चिप्स, जैसे अंकल चिप्स होते हैं ना, वैसे एक पापा चिप्स हमने खोला, ठीक है। बस एग्जांपल है, एग्जांपल को एग्जांपल तक रहने देना। हमने पापा चिप्स नाम की कंपनी खोली और हमने कहा कि भाई ये इंडियन ब्रांड है और हम इसके अंदर क्या करेंगे, बहुत मिर्च मसाले डाल के एक मस्त सा क्या बनाएंगे, अपने पास पापड़ बनाएंगे और इसको बेचेंगे मार्केट में हवा भर भर के। अब ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है। वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। और टर्शियरी अगर है तो क्वाटनरी है। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकेंडरी सेक्टर है, यानी हम इंडस्ट्रीज की बात करें। अच्छा, इंडस्ट्रीज को पनपने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए जरूरत किसकी है, पोटैटो के। अब पोटैटो भी एक खास क्वालिटी के होने चाहिए, बड़े साइज में होने चाहिए, जिनको काटने के बाद एक अच्छा उसमें से टेस्ट निकले, उसका साइज शेप बहुत अच्छा हो, तभी जाके मार्केट में आपको उसकी कीमत मिलेगी। तो ऐसे में हमें डिपेंड किस पे रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फार्मर्स पे रहना पड़ेगा। और अगर हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर ही अच्छी नहीं है तो क्या इंडस्ट्रीज में हम लेस चिप्स की तरह जो पापा चिप्स है क्या वो बेच पाएंगे? द आंसर इज नो। यानी आपको इस एग्जांपल से ये समझ आ गया होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर हम मैकडॉनल्ड्स में भी जा रहे हैं तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर अगर हम आलू टिक्की बर्गर भी बाय कर रहे हैं या मैकफ्लरीज बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज, तो याद रखना उसका इंग्रेडिएंट, उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। आप कहीं पर जाओ, पेंटालून्स पे जाओ, वहां पर आपने कॉटन की शर्ट देखी तो कॉटन, ये जो कॉटन हो गया, कपास हो गया, ये सब कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहां से डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। तो आप ये समझो, दिमाग में एक बेस बनाओ। दोस्तों प्लीज बेस पर फोकस करो, ये टॉपिक कुछ नहीं है, ये हलवा है हलवा, ये पूरी बुक हलवा है अगर आप बेस पर ध्यान दे दो, ठीक है। तो बेस सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि अगर किसी भी देश में आप एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर लो तो आप विश्वास मानो इंडस्ट्रीज अपने आप पनपेंगी, और जब इंडस्ट्रीज पनपेंगी तो सर्विस सेक्टर तो पनपेगा ही पनपेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर डिपेंड ही इंडस्ट्रीज पर होती है। आप बात समझे। तो हमें जरूरत थी एग्रीकल्चर को बढ़ाने की। अब एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर किस पे करेंगे, मतलब सर पे करेंगे या लैंड पे करेंगे? सर ऑब्वियस बात है लैंड पे करेंगे। तो जब हम लैंड पे करेंगे तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या हम जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या हमारे किसान भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लैंड को इस तरीके से सेटल करे, इस तरीके से उसका यूज करे कि उसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल के वो अपनी आजीविका भी चलाए और देश के जीविकोपार्जन में या देश की जीडीपी के अंदर एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रोल प्ले करे। इस वजह से लैंड रिफॉर्म होना हमारी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी एक सिंपल लाइन में बोलूं, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमें अपनी लैंड का सेटलमेंट करना पड़ता है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करना पड़ता है, और इन सभी विधियों को हम नाम देते हैं लैंड रिफॉर्म। तो बताओ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। तो अभी मैंने आपके दो क्वेश्चन का आंसर दिया कि लैंड रिफॉर्म क्यों जरूरी है और लैंड रिफॉर्म क्या होता है। तो क्यों जरूरी समझ आ गया, ताकि हम इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तक पहुंच पाए, इसलिए लैंड रिफॉर्म जरूरी है। और लैंड रिफॉर्म
रिफॉर्म क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो जितना ज्यादा दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लोगे चैप्टर उतना ज्यादा हलवा हो जाएगा, टॉपिक उतना ज्यादा हलवा हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच बताऊं तो। बाकी आप हमारे साथ बने रहना, सारी सीरीज बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। आ जाओ, आज की क्लास में मैं आपको लैंड रिफॉर्म का फेज 1 पढ़ाऊंगा, फेज 2 आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे सुनो, आज मैं आपको बताऊंगा फेज 1 के अंदर लैंड रिफॉर्म में क्या क्या चीजें हुई, इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, यानी पहली चीज फेज 1 में क्या हुआ, दूसरा क्या स्टेप्स लिए, और तीसरा फेलियर्स। ये 3 चीज आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले फेज में क्या लिखा हुआ है, जितनी चीजें हाईलाइट है उनको पढ़ते हुए चलना, ठीक है। कहा गया कि कोई भी इकोनॉमी जो होती है वो सबसे पहले क्या होती है, अग्रेरियन इकोनॉमी होती है, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, यानी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होती है। उसके बाद क्या होती है, वो इंडस्ट्री पर पहुंचती है, यानी इंडस्ट्रियलाइज हो पाती है। तो कहा गया कि पहली चीज किसी भी डेवलप्ड कंट्री की हम बात करें, अगर उसका इतिहास हम जाने तो कहीं ना कहीं वो अग्रेरियन रिफॉर्म के ही चलते आज इस मुकाम पर पहुंच पाई है। तो इसका मतलब है कि हर इंसान की लाइवलीहुड के लिए या हर इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए अपना अग्रेरियन सेक्टर या अग्रेरियन इकोनॉमी को सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आज़ादी के टाइम पर अगर हम देखें जो हमारी इकोनॉमी अग्रेरियन इकोनॉमी थी, बिकॉज मोर देन 75% पॉपुलेशन आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो द इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आर इंडियन इकोनॉमी इज टोटली अग्रेरियन इकोनॉमी, राइट। तो उस टाइम पर क्या था कि जो हमारे कॉलोनियल थे, ठीक है, जिन्होंने हम पर राज किया ब्रिटेन के लोगों ने, उन्होंने विरासत में कहते हैं कि बारिश होना गलत नहीं है, लेकिन बारिश के बाद जो कीचड़ उछाला जाता है ना वो बहुत गलत चीज होती है। तो बारिश में बड़ा मजा आता है। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हम पर राज किया 200 साल तक, कोई दिक्कत नहीं, चले गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जो कीचड़ फैला के है उसको समेटना बहुत मुश्किल है। तो वही लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इकोनॉमी अग्रेरियन इकोनॉमी थी और इनहेरेंट में उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी अमीरों को फायदा ज्यादा पहुंचा, गरीबी को फायदा कम पहुंचा। तो ऐसे में अब हमें लैंड का रिफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस बात को इंश्योर करने के लिए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि लैंड रिफॉर्म होना जरूरी है। दोस्तों ये आज की कहानी नहीं है, ये आप समझ लो कि जब से देश हमारा आजादी की तरफ चला है तब से ये लैंड रिफॉर्म की चर्चाएं चलती जा रही है। मैं आपको बता दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में जो चुनाव होने के लिए थे, उन्होंने अपना पहला एजेंडा ही यही बनाया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लैंड के ऊपर कुछ बिल्स लेकर आएंगे और लैंड रिफॉर्म लेकर आएंगे, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पनप पाए और जिससे इंडस्ट्री सेक्टर भी क्या हो पाएंगी, इंप्रूव हो पाएंगे। तो बताओ ये चीज आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव थे। देखो ये जो लाइन लिखी है ना लास्ट वाली कि लैंड रिफॉर्म के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं आपको बताता हूं लैंड रिफॉर्म करने के रीजन क्या है, क्यों हम लैंड रिफॉर्म करें, क्यों हमें जरूरत है। तो 3 रीजन है। सबसे पहला हम चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिस्पेरेंसीज आए। मतलब क्या, अच्छा एक बात बताओ, अभी आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में आपको हैप्पी दिवाली कर दिया किसी ने, मतलब मान लो आपके गन पर गन चला दिया आपके हाथों पे, तो मरोगे नहीं, लेकिन हाथ में चोट आ रही है, हाथ काटना भी पड़ जाएगा। अब ऐसे में वो बंदा क्या है, आप ही का दोस्त है और वो आराम से घर में मस्त बैठा है, आप क्या करोगे। मान लो पुलिस ना होती, मान लो हमारे पास कोई लॉ ना होता, तो आप क्या करते। अगर आपके पास बंदूक नहीं होती तो आप बस बैठे रहते, आपके पास भी होती आप भी मार देते, तो कितना अच्छा तो ना इकोनॉमी में कि एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉज जब से आए तब से लोग डरते हैं ये सब काम करने से। सोचो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के बाद भी हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई लॉज ही नहीं है, तो कैसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बना पाएंगे। सोचो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का मोर देन 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और एग्रीकल्चर अपने आप में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर तो भैया काम करना तो बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम क्या करेंगे, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम वो डेवलप करेंगे। तो पहला क्या था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिस्पेरेंसीज आ रही हैं कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, वो लैक है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं हो पा रहा, तो पहले हम उस पर सुधार करेंगे। तो कहा गया कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की लैंड होल्डिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। अब आपको सर प्रॉपर लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको लैंड होल्डिंग बताऊँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मिनट में जरा पेपर निकाल लूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ेगा, तो पेपर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आओ जरा सुनो, देखो पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो क्या, हमारे पास फार्मर्स जो होते हैं ना, हमारे पास जो फार्मर्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। एक वो फार्मर जो आपके नॉर्मल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फार्मर्स, ठीक है, और एक आपके होते हैं रिच फार्मर्स जिनके पास खूब सारी लैंड होती है। अब आपको सर रिच नाम की भी बात होती है, फार्मर्स में रिच भी होते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा सुना नहीं है बट रियलिटी में होते हैं। नॉर्मल फार्मर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका होता है मार्जिनल फार्मर, शायद आपने कभी नाम सुना, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं। एक आपका होता है मार्जिनल के बाद स्मॉल फार्मर, और एक आपका होता है नॉर्मल फार्मर।
क्या होता है? नॉर्मल फार्मर। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होता है जिसके पास लगभग 1 एकड़ की लैंड होती है, ठीक है। स्मॉल फार्मर वो होता है जिसके पास, सॉरी एकड़ नहीं, हेक्टेयर बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। अगर उसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक की लैंड है तो वो स्मॉल फार्मर है, और अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है तो वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल फार्मर। और रिच फार्मर के पास आप मान के चलो 500 से लेकर 700 कितनी भी हेक्टेयर की क्या हो सकती है? लैंड हो सकती है। इन्हें बोलते हैं रिच फार्मर्स। तो इस तरीके से हमने फार्मर्स को क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आप एक बात सोच के देखो कि हमारे इंडिया में रिच फार्मर ज़्यादा होंगे या फिर मार्जिनल स्मॉल। तो मैं आपको सच बताऊं कि आज भी हमारे यहाँ पर, मैं आज की भी बात बता देता हूँ, आज भी हमारे पास मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा, रिच फार्मर हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है। सोचो आज़ादी के टाइम क्या हालत होगी। आज़ादी के टाइम मार्जिनल ही होते थे ज़्यादातर, स्मॉल भी बहुत कम होते थे। तो नॉर्मल और रिच का तो खैर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, बट होता था, ऐसी बात नहीं है। तो अब आप इसको पढ़ना, यहाँ पर कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर की होल्डिंग है वो बहुत गलत तरीके से की गई। होल्डिंग का मतलब है कि कुछ लोगों के पास तो लैंड ही लैंड है एग्रीकल्चर में, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं, लैंडलेस फार्मर्स हैं। तो कहा गया कि जो लैंड है और जो टीनेंसी है, टीनेंसी मतलब जो बंदा आपके यहाँ पर खेतों में काम कर रहा है, किराए के खेत पर काम कर रहा है, उसको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो इन सब के लिए आपका एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होना ज़रूरी है जो इन सब चीज़ों पर क्या करे? निगरानी रखे। तो कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल डिस्पेरेंसीज को क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब क्या होता था कि जो ये मार्जिनल फार्मर्स हैं इनके पास लैंड छोटी छोटी होती थी, और मान लो 2 लैंड इनके पास और दोनों लैंड दूर दूर है। तो ऐसे में क्या होता है ना, खेत जितना ज़्यादा छोटा होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। खेत जितना ज़्यादा छोटा होता है उसमें फार्मिंग करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही कम होती है। दोस्तों आप एक बात बताओ, घर जितना बड़ा होगा उसका नक्शा उतना अच्छा होगा ना, उतना एरिया होगा कि अगर लाइट चली जाएगी तो भी हवा आती रहेगी, और घर जितना छोटा होगा उतना नक्शा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक वही फार्मर्स के साथ होता है। लैंड जितनी बड़ी होगी उस पर जब हम उपजाऊ चीज़ें लगाएंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, और जितनी छोटी लैंड होगी वो उतनी ही खराब तरीके से काम करेगी। तो हमारे यहाँ पर क्या था? इनइक्विटेबल चीज़ें चल रही थी, सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज आ रही थी कि कुछ फार्मर्स के पास तो लैंड दबा के थी और कुछ के पास तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम इस डिफरेंस को दूर करना हम मतलब गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट इस डिफरेंस को क्या करना चाहती थी? दूर करना चाहती थी। तो वही लिखा है कि हाई इनइक्वालिटी लैंड ओनरशिप देखी गई, जो कि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन साथ के साथ ये है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है। देखो कास्ट सिस्टम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज में कास्ट सिस्टम आज भी चल रहा है। मैं बात करूं 2021-22 के, आज भी चल रहा है। तो सोचो आज़ादी के टाइम कितना ज़्यादा कास्ट इशू चलता था। पता है अगर कोई नीची जात का व्यक्ति अगर लैंड खरीदने भी चले आए तो उसे लैंड दी नहीं जाती थी। कहा जाता तुम नीची जात वालों को अगर हम लैंड दे देंगे, तुम अगर ऑनर बन जाओगे तो हमारे खेतों पे काम कौन करेगा? इस तरह के बदसलूकी वाले हालात किए गए थे उनके द्वारा। देखो मैं लोअर कास्ट से नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अगर लोअर कास्ट के साथ ऐसा किया तो वो बिल्कुल गलत किया। मैं खुद भी इस बात से एग्री करता हूँ, खुद भी एग्री करता हूँ, नो डाउट। तो लिखा गया है कि जो हमारे यहाँ पर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इनइक्विटेबल तरीके से हुआ है। तो ऐसे में हमें लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि इकोनॉमी को हम सही तरीके से क्या कर पाए? डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। बोलो क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अच्छा, हम जो फार्मिंग कर रहे हैं क्या वो उस तरीके से कर रहे हैं कि जितना आउटपुट हम सोच रहे हैं निकालने का क्या उतना आउटपुट मिलेगा? नहीं दोस्तों। फार्मर इनपुट में इतना पैसा खर्च करता था, जैसे एक फार्मर को पहले सीड खरीदने पड़ते हैं, सीड खरीदने का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें खरीदनी है। उसके बाद भी फसल सही से उगेगी या नहीं उगेगी, क्या उसको अपने रॉ मटेरियल की कीमत भी निकालने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई इंश्योरिटी नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट का तीसरा टारगेट था कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिनसे फार्मर्स की क्या हो पाएगी? प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगी और माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ हम उन्हें दे पाएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। मैंने आपको बोला लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए लैंड में किए जाने वाले फेरबदल, ठीक है। तो फेज 1 में यानी आज़ादी के टाइम पर हमने देखा हमारी इकॉनमी अग्रेरियन इकॉनमी है जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो ऐसे में हमें लैंड रिफॉर्म करना जरूरी है। उसके पीछे के 3 रीजन क्या बताए? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? इंस्टीट्यूशनल बहुत कम है जिसके ऊपर रेगुलेशन हो सके, रेगुलेशन अथॉरिटीज़ बहुत कम है हमारे यहाँ पर। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि कुछ तो बहुत रिच हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर है, और प्रोडक्टिविटी भी जो है वो खासा इंक्रीज नहीं कर पाते फार्मर्स, तो उनको हमें इंक्रीज करवाना है। तो इन 3 रीजंस की वजह से गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी लैंड को रिफॉर्म करने की। बोलो बात समझ आइए। अब गवर्नमेंट ने बताओ किस तरह से लैंड रिफॉर्म किए, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, अब हम वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं।
मैं रिपीट कर दूं, आप कंफ्यूज नहीं हो ना। अब हम क्या पढ़ने आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए क्या क्या काम किए। तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने 3 स्टेप उठाए। 3 के अंदर भी कई सारे स्टेप हैं, बट मेजरली कितनी स्टेप उठाए? 3 उठाए। और आपको ये चीज दिमाग में बैठा देनी है। सबसे पहले स्टेप है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बीच का दलाल, बोले तो बिचौला। ठीक है, आप ऐसे करो। ये वर्ड्स पे मत जाना कि मैं कैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं। दोस्तों जो सच है वो सच है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आओ पहले मैं आपको 3 चीजें समझा रहा हूं। सबसे पहली चीज, एक सिस्टम चलता था हमारे यहां पर जब हमारा देश गुलामी कर रहा था। फार्मर्स, जैसे फार्मर्स थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे? एक मिनट मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि ये फार्मर के पास जो लैंड है ना, इस लैंड को छीन लो। जबरदस्ती फार्मर से छीन ले। अब वो तो अनपढ़ होते थे, अंगूठा लगा देते थे। तो कहा गया तुम में से ही एक इंडियन जो बलवान होगा, बलवान टाइप का होगा, तो ये 10-12 फार्मर्स की बड़ी बड़ी लैंड को इसको ऑनरशिप दे दी जाएगी। ऑनरशिप किसको दे दी जाएगी? इस व्यक्ति को, जो तुम्हारे में से ही एक होगा, लेकिन बलवान टाइप का होगा। ठीक है, जो ब्रिटिशर के साथ मिली भगत रखता होगा। तो कई सारे फार्मर्स की लैंड की जो ऑनरशिप है वो छीन के किसे दे दी गई? इस बंदे को दे दी गई। अब ये बंदा क्या बन गया? उस लैंड का ऑनर बन गया। और ये सब उस पर क्या करेंगे? किराए पे काम करेंगे। भैया इनकी जमीन तो छीन लेगी, तो अभी किराए पे काम करेंगे। अब जब ये, क्योंकि इनकी जमीन नहीं है, किराए पे काम कर रहे हैं, तो जितना ये प्रोड्यूस उगाएंगे उसका 1/11 छोड़ो, ये जितना भी उगाएंगे उसका लेट सपोज कि 3/11 पार्ट किसको देना पड़ेगा? इस व्यक्ति को देना पड़ेगा। और इस व्यक्ति को नाम बोला जाता था जमींदार। क्या बोला जाता था? जमींदार बोला जाता था। तो क्या होता था? फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस उगाएंगे उसका 3/11 हिस्सा किसे देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा, ऑनर को, जिसे हम जमींदार बोलते हैं। फिर ये ऑनर इसको लेकर जाएगा ब्रिटिशर के पास। फिर ब्रिटिशर बोलेगा क्योंकि तुमने हमारे बिहाफ पे काम किया तो 1/11 हिस्सा तुम्हें दे देंगे, बचा हुआ सारा हिस्सा हमें दे दो, लगान के रूप में, टैक्स के रूप में। एंड दिस सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। तो पहले ये बताओ कि आपको ये समझ आया कि जिस टाइम हमारा देश गुलामी सह रहा था उस टाइम पर किस तरह से फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। अच्छा, रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, जो लैंड के ऑनर है, उनसे लैंड छीनी नहीं जाती। उनसे क्या जाता है? तुम ही इसके ऑनर रहो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी लैंड। बस ये है कि जो भी तुम काम करोगे उसका तुम्हें क्या देना पड़ेगा? लगान देना पड़ेगा। लगान मतलब टैक्स देना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? तुम्हें लगान देना पड़ेगा। तुम ही उसका ना रहो, हम कोई जमींदारी सिस्टम नहीं रखेंगे। और इस सिस्टम को बोला गया रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम, बोलो क्लियर हुआ? एक तीसरा सिस्टम था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था? जैसे पहले छोटे छोटे गांव होते थे, उसमें मान लो पॉपुलेशन होती थी अराउंड 500 लोगों की। कुछ गांव ऐसे थे जिनमें 200 ही लोग रहते थे। इस टाइप से अगल बगल में लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में, हर 2-2, 3-3 किलोमीटर की रेंज के अंदर मान लो छोटे छोटे गाँव होते थे। तो जो पर्टिकुलरली मान लो एक एरिया के अंदर 4 गाँव है, तो चारों गाँव को मिला के एक महल का नाम दे दिया था कि ये एक महल हो गया। अब इस गाँव के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका एक सर्टेन अमाउंट किसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड महलवाड़ी सिस्टम। तो आपको ये बताओ, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम समझ आया? अब ये सोच के बताओ, क्या ये सिस्टम सही थे या खराब थे उस टाइम पर? आज भी सोचो, आज भी अगर ये होता तो ये सही सिस्टम था? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने सबसे पहला इनिशिएटिव यही दिखाया कि हम जो ये इंटरमीडियरीज हैं इस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यानी कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जो पहला स्टेप उठाया लैंड रिफॉर्म के अंदर, वो क्या था? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। एबॉलिशन मतलब खत्म कर देना मध्यस्थ को, जिसमें क्या है? हम जमींदारी सिस्टम को, महलवाड़ी सिस्टम को, रैयतवाड़ी सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, क्योंकि इन्होंने फार्मर्स का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। बोलो, ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? दूसरा गवर्नमेंट ने किया टीनेंसी रिफॉर्म। अच्छा, टीनेंसी का मतलब होता है किराएदार। आप प्लीज, आपके पास बुक है ना, ये मैंने बोला था ना रमेश सिंह की बुक बाय कर लेना। तो टीनेंसी के ऊपर लिख दो किराएदार, और अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखना टीनेंसी का मतलब होता है किराएदार। किराएदार है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हर फार्मर के पास अपनी खुद की लैंड होती होगी? भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड ही नहीं थे। कुछ, क्या मैं आपको सच बताऊँ तो अराउंड 70% फार्मर ऐसे थे जो दूसरों की लैंड पर काम करते थे, और बदले में जो उगाया जाता है उसका सर्टेन अमाउंट ये रखते थे, बाकी बचा हुआ अपने ऑनर को दे देते थे। तो यानी उन दिनों पर हमारे यहाँ पर टीनेंसी सिस्टम चलता था। ठीक है, जमीन को किराए पर, जैसे आज अपने मकान नहीं किराए पर दे देते हैं, वैसी लैंड भी किराए पर दी जाती है, जिस पर वो व्यक्ति काम करता है, जो उगाता है उसका कुछ अमाउंट वो रखता है और बाकी अमाउंट किसको देता है? उसके ऑनर को देते हैं। इसे बोलते हैं टीनेंसी सिस्टम। अब ऐसे में भी फार्मर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। जैसे पहला पॉइंट है
रेगुलेशन ऑफ रेंट। क्या मतलब है इसका? देखो, पहले लोग क्या करते थे, जो अमीर ज़्यादा होते थे, जिनके पास खूब पर्याप्त लैंड होती थी, वो क्या करते थे, उन फार्मर्स को ढूंढते थे जिन्हें फार्मिंग करनी आती है और उनके खुद के पास लैंड ना हो। तो हम उनको बोलते थे तुम्हारे पास लैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारी लैंड पर काम करो और फार्मिंग करो, बदले में आप ये रेंट जो बनता है ये हमें देते रहना। अब फार्मर बेचारा क्या सोचता है कि भाई उसके पास कोई काम धंधा करने के लिए नहीं है, कैसे वो अपनी फैमिली को चलाएगा, तो चलो जो बंदा बोल रहा है सामने से वही काम कर लो। तो क्या होता था, वो फार्मर, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 टन गेहूँ उगाता था तो उसमें से उसे सिर्फ और सिर्फ 2 टन दे दिए जाते थे, बाकी 98 टन ऑनर खुद रख लेता था। सोचो पूरे साल काम करने का 2 टन मिलेंगे, तो क्या वो 2 टन से अपने बच्चे पढ़ा पाएगा? क्या वो अपने घर का पेट पाल पाएगा? क्या वो उसको बेचकर इतना पैसा कर पाए, घर में एक कूलर भी खरीद पाए? द आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर हमें किसानों की हालत को सुधारना है तो जो ये रेंट है इसको एक रेगुलेशन में बांधना पड़ेगा। यानी एक इंसान कितना रेंट ले सकता है किसानों से, वो डिसाइड कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। इससे जो लैंड ऑनर्स हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा? उनके ऊपर एक सदमा पड़ेगा। और फायदा किसको पहुंचेगा? जो टेनेंट फार्मर्स हैं, जो कि किराए की जमीन पर काम करते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है कि जैसे जो फार्मर्स होते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है ये फार्मर ना बूढ़ा हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है, उससे काम तब तक कराते रहते हैं जब तक वो करने लायक होता है। जब वो करने लायक नहीं होता उसे हम तुरंत निकाल देते हैं। तो कहा गया जिस इंसान ने आपकी लैंड पे इतने साल काम किया, आप उससे अपने फायदे के लिए आज निकाल रहे हो, तो ऐसे में उसका टेन्योर सेट कर देना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की सोची कि जिनसे हम जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनका एक टेन्योर फिक्स कर सके। अल्टीमेटली उनके फायदे की बात की गई। तीसरा, ऑनरशिप राइट ऑफ टेनेंट। अब क्या कहा गया कि अब एक बात बताओ, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जब जमींदारी सिस्टम अपनाया तो उन्होंने अल्टीमेटली फार्मर जो उसके रियल ऑनर थे उनसे जमीन छीन के किसको दे दी? जमींदार को। अब जमींदार चौड़ में चलता था, कहता था मेरे पास तो इतनी सारी लैंड होल्डिंग है। जब ब्रिटिशर गए तो गवर्नमेंट आई। अब गवर्नमेंट का, ओ जमींदार, ओ लाला, इधर इधर इधर, जमींदार तूने इतनी सारी लैंड इनसे ली थी ना? तो ये जमींदार क्या बोलता है, अरे बाबूजी कैसी बात कर रहे हो, हमने थोड़ी ली थी, वो तो ब्रिटिशर ने दिलवाई थी। तो गवर्नमेंट का कोई बात नहीं बेटा, तेरा पापा लोग को तो हमने भेज दिया 1947 में 15 अगस्त को, अब तेरा तू बच्चा है उसका, तो या तो तू आसानी से मान जा, नहीं तो फिर हम मनवाएंगे। तो जमींदार कुछ अकड़ गए, बोले मनवा लो, कैसे मनवाओगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल बना दिया, कहा जितने भी पुराने कागज हैं जिनको जबरदस्ती फार्मर से लिया गया वो सारी की सारी जमीन इन फार्मर्स को वापस कर दी जाए। बेचारे जमींदार रोड पर आ गए, इनके पास तो खुद की ज़मीनें थी ही नहीं। ये तो इन्हीं में से एक था जिसके पास लैंड नहीं थी, लेकिन ये 30 मार खा बन गया था क्योंकि ब्रिटिशर का, मैं क्या बोलूँ वर्ड, वो छोड़ो, मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगा वरना समझ तो तुरंत जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति था जो ब्रिटिशर्स के आजू बाजू दौड़ता रहता था, ठीक है, बोलो क्लियर हुआ। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया जो भी लैंडलेस फार्मर्स हैं उनकी ज़मीन उन्हें वापस करो। इसे को बोला गया ऑनरशिप राइट ऑफ टेनेंट। जो भी टेनेंट किराएदार थे, जो किराएदारों की तरह काम करते हैं, उनको उनकी लैंड वापस की जाए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा है कि हम क्या चाह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के पैटर्न को हम रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देखो क्या है, हमारे पास कुछ ऐसी जगह थी जिन पर छोटे छोटे फार्मर्स थे और कुछ ऐसी लैंड थी जिन पर बड़े बड़े फार्मर्स काम करते थे। तो कहा गया कि भाई आप लैंड को ना इस तरीके से डिवाइड करो कि हर किसी को उसका फायदा पहुंचे। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। देखा गया कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर तो काम अच्छे से हो, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया। दोस्तों यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, इस वजह से यहाँ पर काम हो गया, बाकी जगहों पर वो काम नहीं हो पाया। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। अब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड में क्या बोला कि एक किसान को ऑप्शन दिया कि अगर तुम्हारी लैंड एक यहाँ पर है और एक लैंड 2 किलोमीटर दूर है तो एक काम करो, तुम हमसे लैंड ले लो इतनी बड़ी, यानी तुम्हारी लैंड को हम कंसोलिडेट एक जगह कर देंगे ताकि तुम अपनी फार्मिंग इस जगह पर अच्छी कर पाओ, क्योंकि दोनों ये फार्मिंग तुम अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो हमें एक जगह लैंड दे देंगे जहां पर आप अच्छे से लैंड कर पाओगे और बड़ी लैंड होगी वो, यानी दोनों को जोड़कर। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड लैंड कंसोलिडेशन। इसके बाद है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या बोला कि भाई किसान लोग क्या करें, अपने अपने स्तर पर जो भी उनके पड़ोसी हैं, जैसे मान लो ये आपके पड़ोसी हैं सारे किसान भाई, ठीक है, तो अब एक काम करो, सब लोग मिलकर एक ही क्रॉप उगाओ, जिससे कि क्या होगा ना, तुम्हारी फार्मिंग जो होगी वो अच्छे से प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि सब जगह एक ही क्रॉप उग रही है। और फिर जब बेचने हो तो एक साथ बेचने जाओ। अच्छा, इसका फायदा क्या पहुंचेगा? सोच के चलो, सारे फार्मर अपनी अपनी लैंड पर एक जैसा काम कर रहे हैं, सारे फार्मर इकट्ठे सीड्स खरीदने जाएंगे तो इन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। सोचो जब बल्क में क्वांटिटी खरीदते सस्ती पड़ती नहीं पड़ती है, तो यानी इनको जो इनपुट है अगर ये कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो कम प्राइस पर मिल जाएंगे। कल को जब ये बेचने के लिए जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, तो कोई प्राइस कम ज़्यादा नहीं करेगा, सबके प्राइस यूनिक रहेंगे, तो ये इनकी एक मोनोपोली पावर क्रिएट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इनको फायदा पहुंचेगा। इसी को बोलते हैं अपने पास कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया,
कोऑपरेटिव फार्मिंग का किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये सारे काम गवर्नमेंट ने इंडिया में किए तो देखा गया इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, कहते हैं ना सारी चीज़ें जैसा आप सोचते हो वैसा होती नहीं लाइफ में, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट के साथ हुआ। इतना सारा लैंड रिफॉर्म करने के बाद भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर देखने के लिए मिला। यानी एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसके बावजूद भी हमने कई सारे फेलियर्स देखे, और वो कई सारे फेलियर्स किस तरीके से देखे गए। देखो सबसे पहला फेलियर क्या देखा गया, फेलियर, अब देखो ये ना डेटा दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे डेटा है, तो डेटा आपको बस थोड़ा सा देख लो कि कहा गया कि जो टीनेंसी था उसके अंदर सिर्फ 4% फार्मर को ही अपनी लैंड वापस मिल पाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ 2% लैंड वापस मिल पाई, और कहा गया कि पूरे प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें 6% लोगों को ही अपना एरिया मिल पाए। कुल मिला के 100 में से कहीं देख रहे हो 2%, 4%, 6%, ये क्या डेटा होती है, मतलब ग्रोथ रेट हमारी 2%, 4%, 6% है, ये कोई खास अच्छी रेट नहीं है। तो उसके पीछे गवर्नमेंट ने कहा कि वजह क्या हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जो हमारा फर्स्ट फेज है जिसके अंदर हमने देखो टीनेंसी रिफॉर्म किया, हमने एबॉलिशन किया इंटरमीडिएरीज का, हमने एग्रीकल्चर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन किया, इतना सब करने के बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जो हम सोच रहे थे। तो फार्मर जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी, फेल हो गई थी लैंड रिफॉर्म के अंदर। तब गवर्नमेंट को लगा कि भैया अब तो कुछ और करना पड़ेगा। अब बात आई ग्रीन रेवोल्यूशन की, वैसे मैं इस पर बहुत चर्चा करने वाला हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक छोटा सा मैं आपको सरफेस नॉलेज दे दूँ, ये एक ऐसी क्रांति है जहाँ पर हम HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को दिन दुगनी और रात चौगनी करवाते हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत फायदा मिला। देखो इसके कुछ वीक पॉइंट भी थे, गुड पॉइंट भी थे, हम दोनों डिस्कस करें, बट अभी सिर्फ एक सरफेस नॉलेज, क्योंकि इस पर मैं पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आगे इन सभी फेलियर के बाद गवर्नमेंट को लगा अब तो कुछ और रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके एक ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट चला। ठीक है, इनिशियली स्टेज पर इसने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दिया गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट भी खुश हुई, फार्मर्स भी खुश हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े ये आखिर फेल क्यों हो गए, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वही लिखा है रीजन फॉर फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म। सबसे पहला तो यह है कि लोग बागों से बोला गया कि जो बड़े बड़े फार्मर है जिनके पास लैंड है वो अपनी लैंड, गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग कर दिया कि इससे ज्यादा कोई लैंड रख ही नहीं सकता, और जिसके पास ज्यादा लैंड होगी वो लैंड किसी ऐसे फार्मर को दे देगी जिसके पास खुद की लैंड ना हो, यानी लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट चलाया। तो लैंड सीलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो बड़े बड़े फार्मर्स है उनसे लैंड लेकर किसको दे दी जाएगी, लैंडलेस फार्मर को दे दी जाएगी, और एक सील लगा दी इससे ज्यादा किसी के पास लैंड नहीं होगी। आप जानते हो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता है गांव में जमीन बेचना मतलब अपनी इज्जत बेचने के बराबर हो जाता है। ये बात सच है, गांव में जमीन बेचने का मतलब है कि उस इंसान की बहुत खराब हालत है, इस वजह से उसे जमीन बेचनी पड़ रही है। लोगों का स्टेटस सिंबल होता है, तो लोग इतनी आसानी से जमीनें नहीं बेचते। अपने गहने बेच सकते हैं, अपनी किडनियां बेच सकते हैं, लेकिन गांव में अपनी जमीन खेती बाड़ी को नहीं बेच सकते। ये बहुत मतलब एक नाक कटे वाली बात होती है। लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाए चलेगा, लेकिन लैंड नहीं भागनी चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फेलियर क्या था लैंड रिफॉर्म का, कि लोगों को जब लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट बताएगा तो लोगों ने अपनी लैंड छोड़ी ही नहीं, लोगों ने अपनी लैंड बेची ही नहीं। तो वही लिखा गया लैंड इन इंडिया जो है वो एक सिंबल माना जाता है, सोशल प्रेस्टिजियस माना जाता है, एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। इस वजह से लोगों ने अपनी लैंड को बेचा ही नहीं। बेचने मतलब क्या, बड़ी जो लैंड है उसके टुकड़े ही नहीं किए उन्होंने, ताकि लैंडलेस फार्मर को वो चीज़ मिल पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। देखो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो होती है ना, उनकी भी अपनी मिली भगत होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं चाहती ये सारे कॉन्सेप्ट करवाना तो कैसे काम चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के भी अपने खेत खलियान होते हैं, उनके भी पूर्वजों के द्वारा खेत खलियान होते हैं। तो मान लो अगर लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट चला दिया, मान के चलो, तो ऐसे में क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो फार्मर्स, वो खुद भी तो एक फार्मर है, उनके पापा दादा उनकी पुश्तैनी जो जमीन है वो भी चली जाएगी। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इंटरेस्ट देखते हुए इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अप्लाई नहीं होने दिया। तीसरा सबसे बड़ा फेलियर था रैंपट करप्शन इन पब्लिक लाइफ। अब आप जानते हो आज भी करप्शन इतना ज्यादा है, जब आप एक वीडियो टेप रिकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हो। सोचो उन दिनों पर तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो सोचो उस टाइम पर करप्शन का लेवल कितना ज्यादा होता होगा, समझ रहे हो। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो हमारा लैंड रिफॉर्म है वो पूरी तरीके से पिट गया, बोले तो पूरी तरीके से फेल हो गया। बोलो ये बात क्लियर हो गई। तो आई होप कि आपको भी फर्स्ट फेज समझ आएगा। देखो सेकंड फेज है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये बता दिया लैंड रिफॉर्म में फर्स्ट फेज। तो आज बताओ हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा लैंड रिफॉर्म क्यों जरूरी था, इसके बाद हमने लैंड रिफॉर्म किस किस तरीके से किया ये पढ़ लिया, और हमारा लैंड रिफॉर्म क्यों फेल हुआ ये पढ़ लिया। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अगर कोई दिक्कत हो तो पहली बात तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ दो, और अगर आप डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप भी है, आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हो। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमें इनिशिएट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, लाइक जरूर कर दिया करो, अच्छा लगता है। बाकी कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।